नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं नए वीडियो में आपका नई कहानी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारतीय राजनीति में भूचाल मचा देती है, भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा देती है। ऐसी ही एक कहानी है भारतीय राजनीति की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही दिन तक चर्चा में रही। ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको मधुमिता हत्याकांड की। मधुमिता एक होनहार कवि थी, उसी की कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ, सुनाता हूँ आपको मधुमिता हत्याकांड की कहानी। ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक रसूखदार नेता होता है जिसने अपनी रसूख से, जिन्होंने अपने पावर और पैसे और रसूख का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसी की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी। मायावती सरकार में मंत्री रहे, लगातार 6 बार विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी। इस नेता ने एक कवि थी जिसका नाम था मधुमिता, उसको अपने साझे में लिया, 3 बार लगातार उसको प्रेग्नेंट किया। उसी की कहानी। 1989 में पहली बार विधायक चुन के आने वाले अमरमणि त्रिपाठी आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े राजनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस नेता का राजनीतिक कद बहुत ही बड़ा होने लगा था। ये लगातार विधायक तो चुने ही जाते थे, लगातार 6 बार विधायक चुने गए और लगातार 3 बार ये किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन विधायक अमरमणि त्रिपाठी हर पार्टी की सरकार में मंत्री पद पा लेने वाले नेताओं में से एक थे। इनका राजनीतिक कद बहुत ही ऊंचा था। दूसरी ओर थी मधुमिता, जो कवि सम्मेलन के आयोजकों की पहली पसंद कही जाने वाली थी। अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए जानी जाती थी और खूब तालियां बटोरती थी। मधुमिता शुक्ला एक मंझे हुए कवियों की तरह अपनी कविता को कहती थी। एक दिन दिल्ली में उसका एक प्रोग्राम होता है और अमरमणि त्रिपाठी की माँ उस प्रोग्राम में बुलाई जाती है। उस प्रोग्राम में अमरमणि त्रिपाठी की माताजी जो होती है वो लखनऊ से होती है, मधुमिता भी लखनऊ की होती है। इन दोनों की मुलाकात होती है और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। लखनऊ की होने की वजह से वो एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं और इससे उनकी पहचान बढ़ने लगती है। उसके बाद उसकी माँ ने उसकी मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी से करवाई। जो मंत्री थे वो उसको बारे में जानती तो थी कि अमरमणि त्रिपाठी एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक चेहरा है और वो भी उनको जानता था। इसी जान पहचान को आगे बढ़ाते हुए मधुमिता को एक काम सौंपा गया और उसमें कहा गया कि आप मेरे भाषण लिखिए। तो मधुमिता अपनी कविताओं के जरिए उनके भाषण लिखने लगी और जब वो इनका मेल जोल बढ़ने लगा तो इनकी जो आपस की मुलाकात, मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी की मुलाकात बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये जानकारी, पहचान प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन मधुमिता अपने घर पे ही होती है और कुछ लिखती है। अचानक उसके घर पे 2 व्यक्तियों की दस्तक होती है। मधुमिता अपने घर पे अपने एक नौकर के साथ रहती थी। मधुमिता जंगले में से देखती है कि वो 2 व्यक्ति आए हैं, उनको अंदर बुलाया जाता है, बैठाया जाता है और अपने नौकर को कहा जाता है कि आप चाय बना के लाइए। जब नौकर उनका चाय बनाने जाता है तो तभी एक गोली की आवाज़ आती है। तो गोली की आवाज़ आती है तो जो नौकर होता है वो भाग के बाहर आता है बरामदे में देखता है कि मधुमिता जमीन में पड़ी हुई तड़प रही थी और वो जो 2 लोग आए थे मधुमिता से मिलने वो भाग रहे थे। उन्हें शोर मचाया, कहा कि पकड़ो पकड़ो, और इन्होंने मधुमिता को गोली मार दी है और वो भाग जाते हैं वहाँ से, वो किसी के हाथ में नहीं आते। तभी जो मधुमिता का नौकर होता है वो फ़ोन करता है उनकी बहन को और बताता है कि इस तरह से उनको गोली मार दी गई है। उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल तक जब पहुंचती है तो मधुमिता की मृत्यु हो जाती है। उसकी बहन भी वहां पहुंच जाती है। इसी बीच अमरमणि त्रिपाठी भी वहीं पहुंच जाते हैं। वो एक सहानुभूति का भाव वहां रखते हुए अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अस्पताल में वो मधुमिता का जब तक पोस्टमार्टम होता है, जब तक अस्पताल में मौजूद रहता है और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए वो डॉक्टरों से कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस केस का पर्दा उठाने वाले होते हैं, उनको वो उजागर ही नहीं होने देता है। मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपा ली जाती है, लेकिन पुलिस को जब उनके कमरे की तलाशी ली जाती है मधुमिता के, तो पुलिस को एक डायरी मिलती है। उस डायरी में मधुमिता ने ये स्पष्ट लिखा था कि वो अमरमणि त्रिपाठी के प्रेम संबंध में थी, उसके रिलेशन में थी और 2 बार पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी और 7 महीने की वो प्रेग्नेंट है। इसी बात को जब पुलिस को पता लगती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, जांच को आगे बढ़ाती है। जब मधुमिता की बॉडी उनके गांव अंतिम यात्रा के लिए ले जाई जा रही थी तो पुलिस
अपने गुपचुप तरीके से उस बॉडी को वापस लखनऊ बुलवा लेते हैं और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी। जब इस बात का पता लगता है तो पुलिस के आला अधिकारी इसमें आ जाते हैं और वो उस बच्चे का जो मधुमिता की गर्भ में था उसका डीएनए सैंपल लेते हैं और डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। तो उसको पुलिस को ये पता लगता है कि इसमें अमरमणि त्रिपाठी का मामला है। और मधुमिता की जो बहन होती है वो भी अपनी एफआईआर लिखवाना चाहती है, जिसमें वो एप्लीकेशन में कहती है कि वो अमरमणि त्रिपाठी के साथ लव एंड रिलेशन में थी और वो उसके 2 बार उसके बच्चे की मां बन चुकी थी, लेकिन गुपचुप तरीके से उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। इसी बात को लेकर के तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई, इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा था और वो अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। और इसी बात को छुपाने के लिए अमरमणि त्रिपाठी उसकी हत्या करवा देते हैं। ऐसी कहानी पुलिस के सामने आती है, लेकिन शुरुआती तौर में एफआईआर में अमरमणि और अमरमणि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम एफआईआर में नहीं जोड़ा जाता है। जब इस केस का मामला आगे बढ़ता है और राजनीतिक उठापटक जारी होती है, तभी इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी है वो अपनी पूरी ईमानदारी से इस केस की जांच करते हैं और डीएनए सैंपल की जांच करवाते हैं। जब वो इतनी ईमानदारी से उसका केस का सॉल्यूशन करते हैं तो उनका भी तबादला कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो इतने रसूखदार नेता था क्योंकि उस टाइम मायावती की सरकार थी और उसमें अमरमणि त्रिपाठी एक मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके ईमानदार जांच अधिकारी का भी वो ट्रांसफ़र करवा देते हैं। मायावती की सरकार में उसका रसूख बहुत ही होता है, लेकिन मायावती के ऊपर भी बार बार विरोध का प्रदर्शन होता है, बार बार उस अमरमणि त्रिपाठी को बचाने का आरोप लगता है। तो मायावती उनको मंत्रिमंडल से तो निकाल देती है, लेकिन उनके खिलाफ इस केस में कोई कार्रवाई में तेज़ी नहीं की जाती है। मायावती का लगातार विरोध बढ़ने के बाद में ये मामला सीआईडी को सौंप दिया जाता है। सीआईडी जब इस मामले की जांच करती है तो सीआईडी के 2 अधिकारी जब अमरमणि त्रिपाठी के घर पहुंच जाते हैं इस मामले की जांच करने के लिए, पूछताछ करने, अचानक उन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। मधुमिता की जो बड़ी बहन थी, जो इस हत्याकांड के खिलाफ जांच करवा रही थी, न्याय के लिए लड़ रही थी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात करती है और उनसे अपील करती है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। उसके बाद पीएमओ के दबाव में आने के बाद में मायावती ने ये केस सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी इसकी जांच करती है, एक के बाद एक परत खुलने लगती है कि मधुमिता की हत्या करने में अमरमणि त्रिपाठी नहीं बल्कि उसमें उसकी पत्नी का। सीबीआई इस मामले की जांच बहुत ईमानदारी से करती है, सभी केस की सारी परतें खोल जाती है। दोनों में शुरुआती मुलाकात होती है, फिर उसकी पत्नी को इसके बारे में पता लग जाता है, इनकी प्रेम कहानी के बारे में। पत्नी अपने भतीजे को उन पर ध्यान रखने के लिए कहती है और भतीजे ने अपनी बुआ के सामने सारी बातों को खोल दिया जाता है जो अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी होती है। और सारा राज खुलने के बाद में वो भी इस हत्या में शामिल हो जाती है। अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी जो होती है वो भी इस हत्या में उसका भी हाथ होता है और फिर सीबीआई उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में केस चलता है, अदालत इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है, लेकिन वो अपने रसूख का इस्तेमाल जेल में भी करता है और फिर हॉस्पिटल में आकर के काफ़ी दिन बिताता है। कुछ दिनों बाद में सरकार चेंज होती है, 19 साल बाद में अमरमणि त्रिपाठी को रिहा कर दिया जाता है। ऐसी थी एक कवि की कहानी जिसका अंत राजनीतिक दुर्भाग्य से इस तरह से हुआ। एक नेता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जांच को भी सही तरीके से नहीं होने दिया, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए 5-7 साल इस केस को लंबा खींचता रहा, लेकिन लास्ट में इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई इसकी जांच करती है, अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों को सज़ा दी जाती है और उनके कातिलों को भी पकड़ा जाता है जिनसे सुपारी देकर हत्या करवाई गई थी, और सभी जेल में हत्या करते हैं। इस मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये बार बार अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल करके इस खेल को बहुत लंबा खींच देता है। लेकिन इस तरह की इसीलिए कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून आखिर में गिरफ्तार करके सभी को सज़ा दिलवाती है।
कल हम आपको फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और एक और क्राइम की कहानी हम लेके आएंगे, किस तरह की घटनाएं देश में होती